हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फ्लैंडर्स इंट्रैक्शन एनालिसिस। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो आइए आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक को बहुत सिंपल वे में, बहुत इजी मेथड से समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक फ्लैंडर्स इंट्रैक्शन एनालिसिस। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इंट्रैक्शन एनालिसिस क्या चीज़ होती है। इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? इंट्रैक्शन जब भी दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में कुछ बात करते हैं, किसी भी तरह से कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंट्रैक्शन। और जब हम उस इंट्रैक्शन, कोई भी इंट्रैक्ट करता है तो कुछ पैटर्न्स बनते हैं, वो किस तरह से इंट्रैक्ट कर रहा है, सामने वाला किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, तो कुछ ना कुछ पैटर्न्स हमेशा बनते हैं। तो जब हम उन पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं, इंट्रैक्शन पैटर्न्स को, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंट्रैक्शन एनालिसिस। तो व्हाट इज़ इंट्रैक्शन एनालिसिस? इट इज़ अ प्रोसेस टू एनालाइज द इंट्रैक्शन पैटर्न्स। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं फ्लैंडर्स कौन थे। हु वॉज फ्लैंडर्स? इनका फुल नेम है डॉक्टर नेड ए फ्लैंडर्स। ये एक रिसर्चर थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा। इन्होंने ये जो फ्लैंडर्स इंट्रैक्शन एनालिसिस सिस्टम है, ये इन्होंने डेवलप किया था इन बिटवीन द ईयर 1955 एंड 1960। इन्होंने एक मेथड या टेक्निक हम कह सकते हैं फॉर क्लासरूम इंट्रैक्शन एनालिसिस। क्लासरूम के अंदर जो भी इंट्रैक्शन होता है उसको क्लासरूम, एक बंद क्लासरूम के अंदर, ये एक क्लासरूम है बंद, इसके अंदर जो भी इंट्रैक्शंस होते हैं उनको एनालाइज करने के लिए इन्होंने ये मेथड कह सकते हैं, टेक्निक कह सकते हैं, टूल कह सकते हैं, या कि प्रोसेस कह सकते हैं, वो दिया। ओके, अब आगे देखते हैं फ्लैंडर्स इंट्रैक्शन एनालिसिस क्या चीज़ है। ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या चीज़ होती है? किसी भी प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जो हमारा स्टेप वाइज होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4 एंड सो ऑन। जब हम स्टेप वाइज किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। तो इन्होंने ये एक प्रोसेस है किस चीज़ का? टू एनालाइज करने का इंट्रैक्शन पैटर्न्स को बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इन अ क्लासरूम। एक क्लासरूम के अंदर क्या क्या चीज़ें, कौन कौन लोग होते हैं जिनके बीच में इंटरेक्शन होगा। ये एक बंद क्लासरूम है। क्लासरूम में क्या होंगे? यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे एंड यहाँ पर टीचर होंगे। तो जो भी इंटरेक्शन होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में होगा। तो जब हम उन इंटरेक्शन को, उसके कुछ पैटर्न्स बनते हैं, फिर उस इंटरेक्शन के, जब हम उन इंटरेक्शन पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं तो उसको हम करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। उस इंटरेक्शन पैटर्न्स को एनालाइज करने के लिए इन्होंने दिया है फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस प्रोसेस। इसको इट इज़ नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ एन ऑब्जर्वेशनल टूल। ऑब्जर्वेशनल टूल क्यों कहा गया है? क्योंकि हमें इसमें सबसे पहले ऑब्जर्व करना पड़ता है। क्लासरूम में जो भी क्लासरूम में इंटरेक्शंस होते हैं उनको हम ऑब्जर्व करते हैं, देन उनको हम न्यूमेरिक फॉर्म में लाते हैं, उसके बाद हम इस टूल को अप्लाई कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इट स्टडीज़ ओनली वर्बल बिहेवियर। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि फ्लैंडर्स इंट्रैक्शन एनालिसिस से हम केवल और केवल वर्बल कम्युनिकेशन को ही स्टडी करते हैं। कम्युनिकेशन हमारी दो तरह की होती है, एक तो होती है वर्बल और एक होती है नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास आता है जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वर्ड्स के थ्रू, जिसमें हम बोल करके, मुंह से बोलते हैं या लिख करके देते हैं। ये सब चीज़ें, मैसेज देना, ईमेल करना, ये जो कम्युनिकेशन होता है जो रिटन फॉर्म में होता है या फिर ओरल फॉर्म में, लेकिन होता वर्ड्स के थ्रू है, उसको हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स होता है। इसमें वर्ड्स का कोई रोल नहीं होता। तो बिना वर्ड्स के जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएंगे हमारे पास हमारे एक्शंस, एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, बॉडी पोस्चर्स,
इस तरह की जब चीज़ें आती हैं, बहुत सी बार हम आँखों से इशारा करते हैं, हैंड से कोई एक्शन करते हैं, उस तरह का जो कम्युनिकेशन इंटरेक्शन होता है वो हम कहते हैं आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो हमारा जो फ्लैंडर्स ने इंटरेक्शन एनालिसिस का जो टूल दिया वो ओनली हमारा स्टडी करता है वर्बल कम्युनिकेशन को। इट डज़ नॉट स्टडी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को ये स्टडी नहीं करता। नेक्स्ट, अब हम आते हैं फ्लैंडर्स कैटेगरीज ऑफ इंटरेक्शन। इन्होंने कहा कि एक बंद क्लासरूम के अंदर जब स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में, ये एक टीचर है यहाँ पर और यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो जब इनके बीच में इंटरेक्शन होता है तो उस इंटरेक्शन को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मेनली 2 ब्रॉडर कैटेगरीज में। नंबर 1 इज़ टीचर टॉक, नंबर 2 इज़ स्टूडेंट टॉक। टीचर टॉक वो टॉक होती है जो एक टीचर करता है, जो भी एक्शंस या जिस तरह के कम्युनिकेशन इंटरेक्शन टीचर करता है क्लासरूम के अंदर, वो आती है टीचर टॉक के अंदर। फिर सेकंड उन्होंने दिया कि स्टूडेंट टॉक। स्टूडेंट जब कोई भी बात करता है वो किस तरह से इंटरेक्ट करता है या कम्युनिकेट करता है क्लासरूम के अंदर, वो सब चीज़ें आती हैं स्टूडेंट टॉक के अंदर। एंड थर्ड इन्होंने एक कैटेगरी दी साइलेंस एंड कन्फ्यूजन। इसमें ना स्टूडेंट बोल रहा है, कुछ ज़्यादा बोलता है, ना टीचर को हम लोग इसमें कर देखते। एक सिचुएशन होती है जब क्लास में टोटल साइलेंस होता है कि टोटल कन्फ्यूजन होता है। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट कैटेगरी पे, जो कि है टीचर टॉक। टीचर टॉक में इन्होंने टीचर टॉक को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, इनडायरेक्ट टीचर टॉक एंड डायरेक्ट टीचर टॉक। तो इनडायरेक्ट टीचर टॉक एंड डायरेक्ट टीचर टॉक। इनडायरेक्ट टॉक वो होती है जो टीचर डायरेक्टली बच्चे से नहीं बोलता, लेकिन इनडायरेक्टली वो स्टूडेंट से बोल ही रहा होता है। और डायरेक्ट टीचर टॉक वो होती है जो टीचर डायरेक्टली बोलता है। इनडायरेक्ट टीचर टॉक में हमारे पास 4 इन्होंने कैटेगरीज दी, और डायरेक्ट टीचर टॉक में ये 3 कैटेगरीज दी। तो हमारी इसमें फर्स्ट है इनडायरेक्ट टीचर टॉक में, नंबर 1 है एक्सेप्टिंग फीलिंग्स। ये एक कम्युनिकेशन है जिसमें कि टीचर जो है स्टूडेंट्स की जो भी फीलिंग्स होती हैं क्लासरूम की, कुछ वाइब्स होती हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है स्टूडेंट का बिहेवियर, नेगेटिव भी हो सकता है, जो कुछ भी होता है वो उनको एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेज और एनकरेजमेंट। इसको और लिखेंगे, और एनकरेजमेंट। जब हम प्रेज़ करते हैं या एनकरेज करते हैं, जब टीचर बच्चे को किसी भी वे में, जैसे कि बच्चे ने कोई आंसर दिया तो उसको कहा वेरी गुड, कीप इट अप, इस तरह के जब टीचर कमेंट करते हैं बच्चों को, तो बच्चों को इनकरेजमेंट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो वो सब आएगा हमारा पॉइंट नंबर 2, प्रेज़ और एनकरेजमेंट में। नेक्स्ट हमारा थर्ड आता है एक्सेप्टिंग आइडियाज़। एक्सेप्टिंग आइडियाज़ में हमारे पास ये होता है जब भी स्टूडेंट्स होते हैं कि टीचर कोई चीज़ समझा रहे हैं या वो उस टॉपिक से रिलेटेड अपनी कुछ सोच से, कुछ न्यू कॉग्निटिव स्किल्स से, मेंटल स्किल्स से कुछ नई चीज़ें आइडियाज़ देते हैं, नई चीज़ें इनोवेट करते हैं, तो वो सब उस सब नई आइडियाज़ को, बच्चों की इनोवेशंस को एक्सेप्ट करना, जब वो टीचर एक्सेप्ट करता है तो वो आता है पॉइंट नंबर 3 एक्सेप्टिंग आइडियाज़ में। नेक्स्ट है नंबर 4 आस्किंग क्वेश्चंस। जब टीचर क्वेश्चंस पूछता है बच्चों से तो वो भी एक इनडायरेक्ट टीचर टॉक ही है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास में डायरेक्ट टीचर टॉक। डायरेक्ट टीचर टॉक के अंदर आता है नंबर 5 लेक्चरिंग। इसमें टीचर जनरली सिंपली वो कंटेंट जो भी होता है, फैक्ट्स होते हैं जो उसे पढ़ाना होता है, वो उसको कन्वे करता है स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है हमारे पास 6 पॉइंट गिविंग डायरेक्शन। इसमें टीचर डायरेक्ट करता है बच्चों को, एक प्रॉपर वे बताता है, प्रॉपर उनको डायरेक्ट करता है, उनको ऑर्डर देता है, कमांड देता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है 7th इज क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म में आता है जब टीचर बच्चों को स्कोल्ड करता है, उनको डांटता है, उसका मेन एम ये होता है कि बच्चे का जो नेगेटिव बिहेवियर है वो चेंज हो जाए किसी पॉजिटिव बिहेवियर में। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर 2, जो हमारी ब्रॉडर कैटेगरी है वो है स्टूडेंट टॉक। उसमें हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, स्टूडेंट किस तरह से इंटरेक्ट करता है क्लासरूम में। तो नंबर 1 इज़ रिस्पॉन्सेज। रिस्पॉन्सेज क्या होता है? रिस्पॉन्सेज एक ऐसी चीज़ है, इसमें जो इनिशिएट करते हैं वो तो करते हैं टीचर्स,
कम्युनिकेशन जो इंटरेक्शन इनिशिएट मतलब शुरुआत की जाती है वो टीचर्स करते हैं। टीचर कुछ भी क्वेश्चन पुट अप करते हैं या कुछ पूछते हैं तो उसके एज अ रिप्लाई स्टूडेंट्स उनको रिस्पॉन्स देते हैं। तो वो हमारा पॉइंट नंबर 8 में कवर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 9 में आ गया पीपल इनिशिएशन। इसमें हमारे पास होता है कि इसमें स्टूडेंट्स कोई भी बात शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स को कुछ डाउट है या कहीं कन्फ्यूजन है या उसे टीचर से कोई बात पूछनी है या कि अपना कोई न्यू आइडिया रखना है, तो वो सब चीज़ें इसमें आएंगी पॉइंट नंबर 9 में, पीपल इनिशिएशन। नेक्स्ट और लास्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, जो कि है साइलेंस और कन्फ्यूजन। एक ऐसी सिचुएशन जब तो क्लास में टोटल साइलेंस हो या कि एक कन्फ्यूजनिंग सिचुएशन हो जिसमें कि इन सब पॉइंट्स में से जो हमने पहले डिस्कस करे कोई भी पॉइंट फिट नहीं बैठता, तो वो एक कन्फ्यूजन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, ये सारे ही पॉइंट्स आपको नंबर वाइज और पॉइंट वाइज ही लर्न करने हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह का एग्ज़ाम में आता है कि पॉइंट नंबर 6 पे कौन सा था, पॉइंट नंबर 8 पे क्या था। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एज इट इज़ लर्न करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये जिस भी एग्ज़ाम में ये टॉपिक इंक्लूडेड होगा उस एग्ज़ाम ऐसा नहीं हो सकता कि वो इस टॉपिक के बिना आ जाए। ये टॉपिक ज़रूर ही इंक्लूड होता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग पर्सपेक्टिव से। अब आप कहेंगे कि मैम हमने इन सब चीज़ों को क्यों हमने समझा, क्या ज़रूरत थी इन पॉइंट्स को समझने की। तो आइए मैं आपको इनकी एप्लीकेशन भी समझाऊंगी। आप इनकी एक बार थियरी देख लीजिएगा, ये मैंने एक्सप्लेन कर ही दी है आपको इन सब पॉइंट्स की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें इनकी क्या ज़रूरत थी। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस का जो प्रोसेस है उसमें नंबर 1 सबसे पहले क्या होता है, हम एक क्लासरूम होता है। इसमें हम प्रोसेस इसका पढ़ेंगे बाद में। मैं आपको जनरली एक आइडिया देती हूँ, फिर आपको उसका प्रोसेस विद एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगी। ये हमारे पास एक क्लासरूम है, यहाँ पर हमारी टीचर हैं ये, और ये हमारे स्टूडेंट्स हैं। अब क्या होता है कि क्लास फ्लैंडर्स हमें एनालाइज करना है कि ये जो टीचर है ये क्लासरूम का क्या बिहेवियर है, हमें एनालाइज करना है क्लासरूम बिहेवियर। तो हमारे पास में क्या है कि कोई भी एक तो कोई भी इवैल्यूएटर हमारा एक वेल एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर कौन होता है, या कि हम ऑब्जर्वर कह सकते हैं। इवैल्यूएटर या कि ऑब्जर्वर आकर के क्लासरूम में, जैसे क्लास चल रही है, टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इवैल्यूएटर आकर के क्या होता है किसी भी लास्ट की बेंचेस पे कहीं पर सेटल डाउन हो जाते हैं और वो क्लास की एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। और उनको जो भी हमारे ऑब्जर्वर होते हैं उनकी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं कि उन्हें ये जो फ्लैंडर्स की 10 कैटेगरीज हमने ऊपर पढ़ी इनके बारे में प्रॉपर नॉलेज होती है, प्रॉपर एक्सपीरियंस होता है। तो अब वो क्लासरूम को ऑब्ज़र्व करेंगे। क्लासरूम को ऑब्ज़र्व करते करते वो क्लासरूम को जो हमारे अबव 10 पॉइंट्स हैं 1 से लेकर के 10 तक, इसके बीच में मार्क करेंगे हर 3 सेकेंड्स में। आफ्टर एवरी 3 सेकेंड्स, हर 3 सेकेंड में वो क्लास का जो भी बिहेवियर रहता है 1 से 3 सेकेंड तक जो भी बिहेवियर क्लास का रहेगा उसे फ्लैंडर्स इंटरेक्शन के एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्क कर देंगे। सपोज उन्होंने मार्क किया 4, फिर नेक्स्ट 4 से लेकर के 6 सेकेंड तक क्या बिहेवियर रहा उसको नोट करेंगे, फिर 7 से लेकर 9 तक क्या बिहेवियर रहा उसको नोट करेंगे, एंड सो ऑन। वो एक जब वो इस चीज़ को सपोज 10, तो इस तरह से जब वो बहुत काफ़ी देर तक क्लास को नोट करते रहेंगे तो हमारे पास एक सीरीज़ आ जाएगी। सपोज 4, 8, 10, 2, 3, 6, 5, 3, 3, 8, 1, 9 एंड सो ऑन। तो जब इस तरह से टीचर इवैल्यूएटर क्लास को ऑब्ज़र्व करेंगे, एक इवैल्यूएटर हो सकता है या कि एक से ज़्यादा हो सकता है, फ़िलहाल हम एक इवैल्यूएटर लेकर के चलते हैं। तो हमारा जो है वो इवैल्यूएटर, हमें इसमें सबसे पहले क्या करना है, क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं।
इवैल्यूएटर आए और वो आकर के क्लास की किसी लास्ट की बेंचेस पे बैठ गए और वो बैठ कर के क्लासरूम का बिहेवियर ऑब्ज़र्व करेंगे। हर 3 सेकंड के बाद वो क्लासरूम का बिहेवियर ऑब्ज़र्व करेंगे और वो देखेंगे कि और उस बिहेवियर को वो हर 3 सेकंड में जो बिहेवियर हो रहा है उसको फ्लैंडर्स इंटरेक्शन के जो हमने 10 कैटेगरीज़ दी हैं उसके अकॉर्डिंग मार्क करते जाएंगे। जब वो मार्क करते जाएंगे तो हमारे पास एक लंबी सीरीज़ आ जाएगी। जस्ट अभी आप इतना समझिए कि क्लासरूम को किस तरह से ऑब्ज़र्व किया जा रहा है और किस तरह से उसका जो भी इंटरेक्शन है उस पैटर्न्स को फ्लैंडर्स कैटेगरीज में किस तरह से कन्वर्ट किया जा रहा है। इसके बाद में अब हम एक एग्जाम्पल से इस प्रोसेस को समझेंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। सबसे पहले इसमें हम करेंगे ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, देन रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड हमें क्या चीज़ करनी है, जो हमने अभी ऊपर आपको समझाया, रिकॉर्ड द क्लासरूम एक्टिविटीज़ इन एवरी 3 सेकेंड्स। हर 3 सेकेंड्स में क्लासरूम एक्टिविटीज़ हमें रिकॉर्ड करनी है एंड अकॉर्डिंग टू द अबव 10 कैटेगरीज। जो ऊपर 10 कैटेगरीज हमें फ्लैंडर्स ने दी हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें हम मार्क करेंगे। तो ये सीरीज़ हमारे पास आ गई, यहाँ से स्टार्ट होकर के एंड यहाँ तक। अब हमें इस सीरीज़ को किस तरह से इंटरप्रेट करना है, इस सीरीज़ की स्टार्टिंग में और एंडिंग में हम 10 ऐड कर देंगे सबसे पहले। तो 10 ऐड करने के बाद हमारे पास फाइनल सीरीज़ ये बन जाती है। ओके, नाउ अब हम इसके बाद पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग किस तरह से होगी, पेयरिंग करने के लिए हम अब इसकी पेयरिंग देखिए आप किस तरह से होगी। 2 नंबर्स के पेयर बनेंगे। फर्स्ट पेयर हमारा रहेगा 10 6, फिर 6 10, 10 5 5 1 1 4 4 8 8 8 8 2 2 3 3 6 6 4 4 8 8 9 9 7 7 10। तो ये हमारे फाइनल पेयर्स बन करके आ गए हैं। ये हो गई हमारी पेयरिंग। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है, हम इन पेयर्स को मैट्रिक्स में मार्क करेंगे। हमारे पास फ्लैंडर्स ने 10 कैटेगरीज दी हैं, तो यहाँ पर हम बनाएंगे 10x10 की मैट्रिक्स। तो 10x10 की मैट्रिक्स हमने ड्रॉ कर ली है। अब इसमें जो हमने पेयर्स बनाए हैं, ऊपर पॉइंट्स हमें मिले हैं, उनको हम मार्क करेंगे। पेयर्स किस तरह से मार्क होते हैं ये तो आई थिंक सब स्टूडेंट्स को पता ही होगा। जैसे सपोज 10 और 6 है, तो 10 जो है ये हमारा रो में हम लोग देखेंगे और 6 को हम कॉलम में मार्क करेंगे। ये हमारी रोज़ हैं एंड ये हमारा कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर जब हम मार्क करेंगे तो फर्स्ट पेयर हमारा क्या है, 10 6। तो 10 हम रो में देखेंगे एंड 6 हम लोग कॉलम में देखेंगे। यहाँ पर हमारा मार्क हो गया 1। नेक्स्ट पेयर है हमारे पास 6 10। तो 6 को रो में देखेंगे, 10 को कॉलम में देखेंगे। यहाँ मार्क हो गया। नेक्स्ट पेयर है 10 5 10 5। नेक्स्ट है 5 1 5 1 1 4। नेक्स्ट 4 8। नेक्स्ट 8 8। नेक्स्ट 8 2। नेक्स्ट 2 3। नेक्स्ट 3 6। नेक्स्ट 6 4। नेक्स्ट 4 8। नेक्स्ट 8 9। नेक्स्ट 9 7। नेक्स्ट 7 10। तो ये हमारे पॉइंट्स मार्क हो गए। अब हम इनका टोटल करेंगे। पहले रो वाइज टोटल करेंगे, फिर रो वाइज देन कॉलम वाइज। तो रो वाइज हम टोटल करेंगे इस पूरी रो में 1 1 1 2 1 2 1 3 1 2। ओके,
अब इस वाली रो में जब हम करेंगे तो 1 1 1 2 1 2 1 3 1 2। अब हमारा जो ये टोटल आएगा ये रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी ये बिल्कुल सेम आएगा। ओके, अब हम इनका टोटल करेंगे, किसी भी साइड का हम कर लेंगे, या तो इस साइड का कर लेंगे या इस साइड का कर लेंगे। तो हमारा जो टोटल यहाँ पर आया वो आ गया 1515। ये जो हमारा टोटल आया इसको हम बोलेंगे एन वैल्यू। ये इसको हम जब हम इंटरप्रेट करेंगे ये हमारा एन हो गया, कैपिटल एन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें जो मैट्रिक्स आ गई इससे हम निकालेंगे अब टीचर टॉक ये रेशियोज़ निकालेंगे। ये बिहेवियर रेशियोज़ हैं। सबसे पहला है हमारे पास में टीचर टॉक रेशियो। टीचर टॉक रेशियो क्या होता है? टीचर टॉक हमारे पास 1 से लेकर के 7 तक है। हमने जो कैटेगरीज डिवाइड की थी उसमें जो टीचर टॉक की कैटेगरी थी वो 1 से लेकर के 7 तक थी ना पूरी। तो उसी हिसाब से ये फॉर्मूलेज बने हुए हैं। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 तक की जो हमारे टोटल आया है उसको हम ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय n। किस तरह से करते हैं चलिए। 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर तक का टोटल ये है। तो ये टोटल आ जाएगा 9/15 × 100। अब यहाँ से जो भी रेशियो आएगा वो हमारा होगा टीचर टॉक रेशियो। सिमिलरली हम पीपल टॉक रेशियो निकाल लेंगे, ये उसका फॉर्मूला है। साइलेंस एंड कन्फ्यूजन का निकालेंगे। साइलेंस और कन्फ्यूजन हमारा 10 नंबर पे है तो 10 डिवाइडेड बाय n × 100। इनडायरेक्ट टीचर टॉक हमारा 1 2 3 4 पॉइंट्स तक होता है डिवाइडेड बाय n × 100। डायरेक्ट टीचर टॉक हमारा होता है 5 6 7 का डिवाइडेड बाय n × 100। अब हमारा एक रेशियो आता है इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट रेशियो। इसमें क्या होता है, जो इनडायरेक्ट वाले हमारे पॉइंट्स हैं उनको हम डिवाइड करते हैं डायरेक्ट वाले पॉइंट्स से × 100 कर देते हैं, तो ये हमारा रेशियो आ जाता है। तो ये हमारे मेन बिहेवियरल रेशियोज़ हैं जो फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस से हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखते हैं इन रेशियोज़ को कैलकुलेट करने के बाद में क्या करना है, कंक्लूजन से हम लोग क्या समझेंगे। तो इफ़ I/D दैट इज़ इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट रेशियो इज़ ग्रेटर देन, ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट रेशियो इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब क्या होगा, द टीचर इज सेड टू बी इनडायरेक्ट इन हिज बिहेवियर। दिस रेशियो शोज दैट अ टीचर इज मोर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन हिज टीचिंग। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बताता है ये। अब नेक्स्ट हमारा रेशियो आता है 1 2 3 डिवाइडेड बाय 6 7 इज ग्रेटर देन 1, देन द टीचर इज सेड टू बी गुड। ये हमारा बताएगा टीचर गुड है या नहीं है। ये टीचर इज सेड टू बी इनडायरेक्ट, टीचर इज सेड टू बी गुड। नेक्स्ट हमारा ये वाला रेशियो बताएगा टेल्स हाउ मच द स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन का बताएगा ये इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फिर आते हैं हमारे स्टडी स्टेट सेल्स। स्टडी स्टेट सेल्स ये होते हैं हमारे पास जब हमारा इस एरिया में कहीं पॉइंट्स आते हैं मैट्रिक्स में या इस एरिया में आते हैं तो उन्हें हम कहते हैं इफ़ दीज सेल्स आर हैवीली लोडेड। अगर ये वाले सेल्स हमारे हैवीली लोडेड होते हैं दैट मीन्स इट शोज दैट द टीचर मेंटेन्स अ सेम बिहेवियर फॉर मोर देन 3 सेकेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, मतलब सेम ही बिहेवियर टीचर मेंटेन कर रही है 3 से ज़्यादा सेकेंड्स के लिए। तो आइए अब हम इसका प्रोसेस एक बार रीड आउट कर लेते हैं, प्रोसीजर कैसा है। अब तो आपको समझ में आ ही गया है एग्जाम्पल के थ्रू, जस्ट इसको आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं प्रोसीजर। तो सबसे पहले हमारा आता है इनकोडिंग। इनकोडिंग प्रोसेस करते हैं हम लोग। इनकोडिंग में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं क्लासरूम को, बिहेवियर को, और उसको प्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स में। तो यहाँ तक मैट्रिक्स बनाने तक का जो हमारा प्रोसेस होता है ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग, पेयरिंग एंड मैट्रिक्स टैबुलेशन। तो उस जो रिकॉर्डेड डेटा को हम लोग एक मैट्रिक्स में 10/10 ऑन 10 की हमने मैट्रिक्स अभी पढ़ी पीछे, तो 10 ऑन 10 की मैट्रिक्स में जब तक हम उसको मार्क करते हैं वैल्यूज़ को, तब वहाँ तक हमारा है एनकोडिंग प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा आता है डिकोडिंग का प्रोसेस।
इन दिस स्टेप वी एस्टिमेट, जो हम रेशियोज़ निकालते हैं, बिहेवियरल रेशियोज़ जो हमने नीचे पढ़े अभी, जब हम वो रेशियोज़ निकालते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिकोडिंग प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसमें लिमिटेशंस क्या है हमारे फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस के। लिमिटेशंस जो हैं, एक तो ये सबसे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। पहले सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होता है, देन रिकॉर्डिंग होता है, देन उसका प्रेजेंटिंग होता है इन द मैट्रिक्स, फिर उसका इंटरप्रिटेशन होता है। इसमें इट इज़ नॉट अ फिनिश्ड टूल। फिनिश्ड टूल क्यों नहीं कहा है इसको? क्योंकि ये जो है क्लासरूम के हर बिहेवियर को नहीं कैलकुलेट कर पा रहा है, नहीं ले पा रहा है। जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये नॉन वर्बल बिहेवियर को नहीं कंसीडर कर रहा है, जबकि नॉन वर्बल हर क्लास में, हर कम्युनिकेशन में वर्बल प्लस नॉन वर्बल दोनों तरह का बिहेवियर होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ओनली वर्बल बिहेवियर को कंसीडर करके ही ये टूल से एस्टिमेट कर रहे हैं बिहेवियर को। बट ये चीज़ गलत है। हम इसको फिनिश्ड टूल नहीं कह सकते, गलत भी नहीं कह सकते, बट इट इज़ नॉट अ कंप्लीट टूल। इसमें बहुत सी चीज़ें छूट जा रही हैं, वो है हमारा नॉन वर्बल बिहेवियर इन द क्लासरूम। और लास्ट हमारा लिमिटेशन है, डज नॉट डिस्क्राइब द नॉन वर्बल एस्पेक्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप आप लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।